हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल शिक्षा सिटी। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। आपको जैसे कि पता है, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीनकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जब हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री को आज हम यहाँ एकदम बेसिक से लेकर के अंत तक पढ़ेंगे, और वो भी पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का भारत में कैसे कैसे आगमन हुआ, हम यहाँ से शुरू करेंगे। यूरोप का और इंडिया का जो व्यापार था, उसमें 2 चीज़ों का व्यापार सबसे ज़्यादा होता था। एक सूती वस्त्र का और मसालों का। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया कॉटन के प्रोडक्शन में बहुत अच्छा था और मसालों के भी प्रोडक्शन में। मसाले यूरोपियों को हमारे मसालों में सबसे ज़्यादा काली मिर्च की ज़रूरत होती थी। काली मिर्च की ज़रूरत सबसे ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि यूरोपीय प्रदेश जो हैं वो ठंडे हैं, तो वहाँ पे वाइन एंड डाइन कल्चर है, मतलब दारू शराब पीते हैं वो लोग और मांस खाते थे उस टाइम। तो उन मांस को संरक्षित करने के लिए ज़्यादा दिनों तक उस पर काली मिर्च का पेस्ट लगा कर के मांस को संरक्षित करते थे, इसलिए काली मिर्च की डिमांड वहाँ मसालों में सबसे ज़्यादा थी। इसलिए इंडिया से सबसे ज़्यादा वो लोग क्या ले जाते थे? काली मिर्च ले जाते थे। काली मिर्च को इंडिया में यहाँ लोग यवन प्रिय बोलते थे। यवन मतलब विदेशियों का प्रिय, ब्लैक गोल्ड। ओके, यूरोप में रोमन साम्राज्य था। इसके बाद जो एक जगह थी, कुस्तुनतुनिया नाम की एक जगह थी जो भारत को यूरोप से जोड़ती थी। उस समय जब 14वीं शताब्दी में मध्य एशिया में इस्लाम का उदय हुआ तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्की राज्य स्थापित हो गया। अब क्या हुआ, जब कुस्तुनतुनिया पे तुर्की राज्य स्थापित हुआ तो भारत को यूरोप से जोड़ने वाला जो रास्ता था वो बंद हो गया। अब जो यूरोपियन हैं वो दूसरे रास्ते की खोज करने के लिए निकलेंगे। जब वो वहाँ से स्पेन से कोलंबस और पुर्तगाल से वास्को डी गामा खोजने के लिए भारत को निकलते हैं। और स्पेन से जो कोलंबस निकलते हैं वो बेसिकली रहने वाले कहाँ के थे? इटली के थे। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 में और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की 1498 में। अब जब 1498 में वास्को डी गामा यहाँ आते हैं तो वो सबसे पहले केरल के कालीकट में पहुँचते हैं। केरल के जो राजा होते हैं उनको उस टाइम जमोरिन बोला जाता था। उन्होंने उनका वहाँ स्वागत किया। अब वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल से आते हैं, जब वो पुर्तगाल से यहाँ इंडिया में आते हैं तो आप बताइए कि सबसे पहले यहाँ कौन सी कंपनी स्थापित होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत में स्थापित होगी। जब ये यहाँ आते हैं और यहाँ से सामान अपने यहाँ ले जा कर के वो 60 गुना ज़्यादा लाभ में बेचते हैं, तब सबको ये लगता है कि इंडिया से ट्रेड करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसलिए फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू हो जाता है यहाँ पे। इस क्रम में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाली कंपनी आती है, फिर डच आती है, फिर इंग्लिश आती है और सबसे लास्ट में फ्रेंच आती है। दोस्तों, आप इसको याद रखने के लिए PDEF के फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हैं। अब यूरोपीय व्यापारी जो थे इनको फैक्टर बोलते थे, और ये जहाँ अपने काम करते थे उस जगह को ये फैक्ट्री बोलते थे। ये जो मैं आपको ये फैक्टर और फैक्ट्री बता रही हूँ यहाँ पे, ये पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप खोल करके देख सकते हैं एनसीईआरटी को। अब हम ये बताएंगे कि जो यहाँ पे ट्रेडर्स आए उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, ये भी कंपटीशन में पूछता है। सबसे पहले पुर्तगाली जो कंपनी आई थी उसने सबसे पहले अपनी कोठी कोचीन में खोली थी। दूसरे डच ने अपनी फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तीसरा अंग्रेज, जिन्होंने अपनी फैक्ट्री सबसे पहले सूरत गुजरात में स्थापित की, और फ्रेंच लोगों ने भी सूरत में स्थापित की। अब हमारे यहाँ जो हम लोग किसके गुलाम बने थे? ब्रिटिशर्स के गुलाम बने थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ कैसे आती है और कैसे उसकी स्थापना होती है, और फिर वो कैसे कैसे यहाँ पे हमें अपना गुलाम बनाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी। इसकी स्थापना वहाँ पे 1600 AD में ब्रिटेन में होती है। उस टाइम वहाँ पे एलिजाबेथ का शासन था। एलिजाबेथ जो थी उन्होंने एक चार्टर उस टाइम पास किया और इस कंपनी को पूरब के साथ व्यापार का एकाधिकार दे दिया। अब जब इनको व्यापार का एकाधिकार मिल गया तो ये बाकी की अंग्रेज़ों के अलावा जो डच, पुर्तगाली और फ्रेंच हैं, इनका कंपटीशन होगा, और एज अ रिजल्ट क्या होगा? युद्ध होगा। तो बेदारा का युद्ध हुआ 1759 में अंग्रेज़ों व डच के मध्य हुआ। और दूसरा एक युद्ध होता है वांडी वाश का युद्ध, जो 1760 में अंग्रेज़ व फ्रेंच के बीच में होता है। अंग्रेज़ व फ्रेंच के बीच में जो होते हैं 3 युद्ध होते हैं कर्नाटक के। उसमें से जो सबसे लास्ट वाला जो युद्ध होता है वांडी वाश का युद्ध, ये निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें कि फ्रेंच हार जाते हैं।
अब 1600 से लेकर के 1700 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ 3 प्रेसिडेंसियाँ बनाई। पहला मद्रास, दूसरा बंगाल और तीसरा बॉम्बे। मद्रास में जो प्रेसिडेंसी बनाई उसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था, बंगाल में जो बनाई उसका नाम फोर्ट विलियम सेंट था, और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी उसका नाम मिलता नहीं है कहीं। और अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ 1600 में एलिजाबेथ से उन्होंने अपना चार्टर जो पत्र लिया और यहाँ के एकाधिकार का, उसको लेकर के जब ये लोग भारत आ रहे थे, तो जब उस टाइम उन्होंने वो पत्र दिया था तो यहाँ पे अकबर का शासन था। लेकिन यहाँ तक आए जब वो 1608 में सबसे पहले विलियम हॉकिंस जब यहाँ भारत पहुँचे तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर का शासन चल रहा था। वो जहांगीर से मिले यहाँ आगरा में आकर और उनसे इजाज़त लेकर के अपनी कोठी अपनी फैक्ट्री खोलना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले पश्चिम में उन्होंने सूरत में 1608 में फैक्ट्री खोली, दक्षिण में उन्होंने मसूलीपट्टनम में खोली और 1611 में दक्षिण में मसूलीपट्टनम में खोली और 1651 में बंगाल में हुगली में पूर्व में खोली। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में उन्होंने 3 फैक्ट्रियाँ स्थापित की। अब क्या होता है, जहांगीर से शासन आगे चलता रहता है और औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। जैसा कि आपने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा, औरंगजेब तक शासन बहुत अच्छा था इसके, तो अलग अलग छोटे छोटे राज्य नहीं विभाजित थे। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, कई सारे राज्य बनने लगे और 1717 में एक फ़र्रुख सैयर नाम का एक शासक हुआ, उसने अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान जारी किया। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि सुनहरा फरमान क्या है। सुनहरा फरमान के तहत उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया। अब आप यहाँ सोचिए कि उनको अगर शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिल जाएगा तो वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे और धीरे धीरे हमें अपना स्लेव बनाने की ओर ये बढ़ेंगे। अब जब ये औरंगजेब की मृत्यु होती है तो कई आज़ाद ज़िले बनने लगते हैं, सभी राजा अपना छोटा छोटा स्टेट बनाने लगते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है कि इस फ्री स्टेट के कौन से फाउंडर थे, तो हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं कि बंगाल के जो फाउंडर थे वो थे मुर्शीद कुली खां, अवध के जो फाउंडर थे वो थे शहादत खां, उनको बरहान उल मुल्क बोला जाता था। तीसरे थे हैदराबाद से आसफ जाह, निज़ाम उल मुल्क, यहाँ पे निज़ाम का मतलब होता है पुलिस। चौथा है मैसूर के हैदर अली। सिख स्टेट गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना की, मराठा स्टेट की शिवाजी ने और जाट स्टेट की चूड़ामन ने। अब पहले 100 सालों में 1600 से 1700 में, जहाँ तक अभी आपने देखा कि 1600 से 1700 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश की, वो व्यापार को टैक्स फ्री कर दिया। और अगले साल जो 1700 से 1800 होंगे वो अपने कॉम्पिटिटर्स जो कि फ्रेंच, डच और पुर्तगाली होंगे इनको वो बाहर करेंगे। और जो ये फ्री स्टेट्स बने हुए हैं, आपने जो देखा है ऊपर, ये जो फ्री स्टेट्स बने हुए हैं इनके आपसी झगड़ों का फ़ायदा उठा करके भारत को गुलाम बना लेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि जो ये फ्री स्टेट्स बने थे इसमें जो 3 सबसे बड़ी पावर्स थी, जो था बंगाल, मैसूर और मराठा, इसको अंग्रेज कैसे कैप्चर करते हैं और यहाँ अपना शासन स्थापित करके कैसे कैसे आगे भारत को गुलाम बनाते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम आपको ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रखेंगे। आप लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।